Hello, am I audible? Am I audible? हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को? क्लास, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही बेटा सभी को? यस सर, आ रही है। हाँ, तो देखिए मैं क्या बता रहा था। इसके पीछे की मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बाहर की ऑर्बिट है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा एसपीडीएफ या केएलएमएन फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ये जो हमारा है यहाँ पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसकी सबसे पास वाली ऑर्बिट है, ठीक है। तो हर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन है जो बाहर वाली सरफेस है, ठीक है। इससे बाहर वाली सरफेस पे हमारे पास सपोज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अंदर की ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये आपके सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। ये वाले ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे पास वाली ऑर्बिट है, वहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से सबसे टाइटली बाउंड होंगे, उनको न्यूक्लियस नहीं फ्री होने देगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा या चार्ज कैरियर फ्री नहीं होगा, तब तक वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो चूंकि ये हमारा बहुत ही टाइटली बाउंड है, बहुत ज्यादा इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का, तो ये अपने आप को फ्री ही नहीं कर पा रहा है कि वो मूव कर सके, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे आप यहाँ गए या आप यहाँ गए या इसके आगे और भी आप आगे बढ़े, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो उसका जो है डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, किससे? सेंटर से। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेंटर की तरफ कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट में लाई कर रहे होंगे, जो जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे, उन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो वो इजीली मूव हो सकते यस हैं। सर। तो ये जो बाहर वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आप इजीली मूव कर सकते हैं, यहाँ से इजीली फ्री करा सकते हैं, ठीक है। तो इजीली फ्री हो जाएंगे तो इजीली ये कंडक्टिविटी भी आपको दे सकेंगे। तो जो कंडक्टर होता है, उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो इजीली फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। उनको थोड़ी सी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी दे देंगे, बहुत ही थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वो इजिली उनको इतना फोर्स मिल जाएगा कि वो फ्री हो जाए बाहर की ऑर्बिट से मूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन अंदर वाले जो चार्ज कैरियर हैं, जो ऑर्बिट एकदम पास वाली है, इन इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए, देने पे भी कोई जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं इस ऑर्बिट में, जो सबसे पास वाली, तो हो सकता है कि 5 में से एक ही इलेक्ट्रॉन या 2 ही इलेक्ट्रॉन उस फील्ड की वजह से फ्री हो पाए। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तब तो वो फ्री वैसे भी नहीं होंगे, पास वाले इलेक्ट्रॉन उनको तो अलग ही नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा कोई फील्ड दे देते हैं, उसकी जो अपनी बैंड एनर्जी उससे ज्यादा फील्ड दे देते हैं, तो वो फ्री हो सकता है, ठीक है। तो और लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एकदम इससे जिससे दूरी बढ़ रही है, तो जो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, इनको आप बहुत थोड़ी फील्ड देंगे या बहुत थोड़ी एनर्जी देंगे या कम भी देंगे या नहीं भी देंगे, तो भी वो आप अपने आप ही खुद की एनर्जी से भी फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं बेसिकली, उनमें जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, किससे? न्यूक्लियस से, जो बल्कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए वो उनमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो है हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, वो इजिली फ्री हो जाते हैं बाई अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को अभी। यस बताइए, सर। अभी तो किसी यस को कोई सर। डाउट तो नहीं है इसके पीछे, क्या मैकेनिज्म है डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टर में? बाकी इन डेप्थ सर डिटेल आपकी बैंड एनर्जी से रिलेट कर। हाँ सर बेटा। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स, हाँ, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये 3 कैटेगरी है मटेरियल की, ठीक है, मेटल्स की। जो डाइलेक्ट्रिक है दैट इज द पार्ट ऑफ इंसुलेटर, ठीक है ना। इट इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पे भी ये हमारा जो, अगर डिफरेंसेस की बात हम करें बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, सो डाइलेक्ट्रिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पोलर फॉर्म एंड नॉन पोलर फॉर्म। ठीक है, दो तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक्स को डिवाइड करते हैं। तो एक होता है पोलराइज्ड फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऑप्टिकल पोलराइजेशन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, खैर हम वहां तक नहीं जाएंगे, फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन या नॉन पोलराइजेशन, दो तरह के हमारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं। नॉन पोलराइजेशन में क्या होता है कि हम, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, रैंडमली जब होते हैं तो उसपे हम एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये देखिए, वी अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द आउटसाइड बैटरी के थ्रू, जिससे वो डायरेक्शनल हो जाए, जिससे वो क्या हो जाए, डायरेक्शनल हो जाए। ठीक है, लेकिन जो आपके पोलर फॉर्म होते हैं या पोलराइज फॉर्म होते हैं, वो परमानेंट डाइपोल कहलाते हैं। ठीक है, उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज रैंडमली ओरिएंटेड। और जो नॉन पोलराइज होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, यू कैन सी क्लियर। सो टू मेक द अलाइंड ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द रैंडम बेस्ड मॉलिक्यूल लाइक दिस। ये देखिए रैंडम मॉलिक्यूल है, इनका मोमेंट किसी भी तरफ है। ठीक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, जिगजैग टाइप मोशन इज देयर। सो इफ यू अप्लाई इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दे मे गेट अलाइंड टू देमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं वो। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं डाइलेक्ट्रिक की, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या एज ए होमवर्क भी हम आपको दे सकते हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, रुकिएगा जरा सा, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बताया। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि, पोलराइजेशन का मतलब है कि जैसे जो हमारे डाइलेक्ट्रिक हैं इनिशियली नॉर्मल स्टेट, दे आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। ठीक है, उनको पोलराइज बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उनको, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके बीच में सेपरेशन आ जाता है। ठीक है, सेपरेशन इन द सेंस, इफ यू अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल गेट अलाइंड टू देमसेल्फ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर है। और इनकी कुछ डिफरेंसेस हैं डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में। पहला डिफरेंस तो यही है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, या इंसुलेटर भी हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली, क्लियर, इज ए मटेरियल विच डज नॉट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, कि तभी इसको हम इंसुलेटर बोल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, while in case of conductors it contains a fairly large number of free electrons। ठीक है, टू फॉर कंडक्टिंग पर्पज। सेकेंड इसका जो हमारा एक डिफरेंस है वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, कम इन द सेंस हो सकती है, अगर मान लीजिए हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक बियॉन्ड द मतलब हम अगर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कुछ कंडक्टिविटी आ जाए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उसमें एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप अप्लाई कर देंगे तो भी मॉलिक्यूल बहुत तेजी से हमारे मतलब मोमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड हमारा जो पॉइंट है कि द चार्ज गिवन टू ए डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स लोकलाइज्ड। जो भी हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को, वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब सेंटर्ड होता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि वेयर, जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो है वो रिसाइड करता है, मतलब चेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें लोकलाइज होता है। मीन्स एक तरह से आप लोग हिंदी में इसको बोलें तो जैसे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा बिंदु पथ, अगर किसी ने हिंदू पढ़ा तो लोकलाइज का मतलब होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, अगर ये मूव होगा चार्ज तो इट विल जनरेट डेफिनेटली यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में यही होता है कि वो नॉन लोकलाइज होता है। फॉर ए पर्ट अब फोर्थ पॉइंट है, फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ द डाइलेक्ट्रिक डज लॉसेस इट्स इंसुलेशन कैरेक्टर। ठीक है,
अगर आप थोड़ी सी भी फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक स्ट्रांग फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक अपने इंसुलेशन कैरेक्टर को लॉस कर देता है, मतलब वो इंसुलेशन से नॉन इंसुलेशन कैटेगरी में पहुंचने लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अभी तक। ठीक है, while the field strength applied to the dielectric is now known as breakdown strength। ब्रेकडाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वो स्टेज होती है कि नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग आप बना दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, हर मटेरियल के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। जैसे माइका के लिए अलग होगा, माइका के लिए अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा, फाइबर के लिए अलग होगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है, रबर के लिए अलग होगा, सबके लिए फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग अलग होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर with the with dielectric to the condenser capacitance of the same condenser without dielectric। ठीक है, तो there is k is equal to c by c naught। c is the capacitance of the condenser। कंडेंसर मतलब होता है जो, जैसे आप लोग कंडेंसर जानते होंगे, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कैपेसिटर में। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो दिस इज योर कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडेंसर, तो विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दोनों चीजें कंसीडर करना है। तो मान लीजिए एक बार तो है यहाँ पे फ्री स्पेस है बीच में, तो फ्री स्पेस हो गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और एक बार है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी का जो रेशियो होगा दैट इज सी बाई सी नॉट। सी इज द capacitance of the condenser with dielectric and C naught is the capacitance without dielectric। ठीक है, this is what the dielectric constant। C यूनिटलेस क्वांटिटी होगा क्योंकि आप दोनों ही आपके सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सिमिलरली इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये आपका K जो होगा V नॉट बाई वी डी हो जाएगा। V नॉट इज द वोल्टेज फॉर फ्री स्पेस एंड वी डी इज द वोल्टेज फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, क्लियर है सभी को? वोल्टेज अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो के इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी डी। तो ये आपका जो भी हमने इधर का पोर्शन करा, एक्चुअली ये यूनिट आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, अभी जो हम पोर्शन कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कूलम फोर्स पढ़ा था, कूलम्स लॉ, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें गॉस लॉ, इसके बाद गॉस लॉ पे बेस्ड एक मैक्सवेल इक्वेशन हमने डिराइव करी, फिर हम लोगों ने इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा, फिर बाउंड्री कंडीशन पढ़ा। ये सारे टॉपिक आपके किसके अंदर आ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स का है। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी आपके बहुत सारे टर्म आएंगे, जैसे एम्पियर्स लॉ आएगा। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ का डेरिवेशन मतलब हम पढ़ाएंगे आपको क्या होता है। बायो सेवर्ट लॉ है वो आएगा। बायो सेवर्ट लॉ इज द रिप्लेसमेंट ऑफ योर लॉरेंज फोर्स जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन ऑल्सो वी डू द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म है जिनका आपको पता होना चाहिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसा होता है, मैग्नेटोस्टैटिक में कैसा होता है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करें, जो भी हम लोगों ने पढ़ा भी है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई, मैग्नेटोस्टैटिक्स में एस से रिप्लेस हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में डी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटोस्टैटिक में बी से रिप्लेस हो जाता है। ये रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी सारी चीजें चार्ज से कनेक्ट थी। किससे? चार्ज के थ्रू, कि जैसे बॉडी है उस पर हमारा चार्ज जो है लाई कर रहा है, उस चार्ज की वजह से फ्लक्स क्रिएट होता था। ठीक है, फ्लक्स तो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट के थ्रू हम बात करेंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक में सब चीजें करंट से लिंक करती हैं। जैसे मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है इस तरह से, ठीक है, उसमें करंट आई फ्लो कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ज, हम यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक में करंट से लिंक करेंगे। ये एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, उस आई करंट की वजह से इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कौन सा फील्ड? मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड।
या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी थी, उसके चारों तरफ अगर उसमें हमारा चार्ज फ्लो करता था तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी में करंट के फ्लो की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये सारे कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए दोनों में। ठीक है। बाकी इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर से एम्पियर सर्किट लॉ एंड योर बायोसेवर्ट लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स भी बाद में कर लेंगे, जब दोनों हम कवर करा देंगे माइक्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे कुछ। ठीक है। बाकी ट्यूट में मैं करा दूंगा। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में अभी तक? अदरवाइज वी कम टू द अटेंडेंस पार्ट। नो सर। अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? बाउंड्री कंडीशंस, डाइलेक्ट्रिक, ये सब में आई थिंक किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोग जो भी बच्चे भी वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम बच्चों ने वीडियो लेक्चर सभी देखा है। ठीक है। आप सभी लोग जो भी हमने यूट्यूब पे एक अपना एक चैनल बना के आप लोग को शेयर कर रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट। ठीक है। जो भी ये लेक्चर्स का है, इसको आप लोग एक बार हमारे उसको लाइक करते रहिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपको जो भी हम अपडेट करते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है। नहीं तो आपको बार बार देखना पड़ेगा क्लासरूम में। तो आप अगर उसको उससे आप लिंक हो जाते हैं तो आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, और आपको हर वीडियो लेक्चर्स का हम डिटेल शेयर करते रहते हैं। ठीक है। जो भी हमारा हो रहा है, इसको आप बार बार इटरेटिवली इसको देखिए सभी बच्चे। ठीक है। अगर नहीं देखोगे, पीछे से सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको थियरी है आप इसको इजीली कर लेंगे, तो आपको एफर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आपका एफर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे आप इसके सारे वीडियो लेक्चर्स ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है। 2 यूनिट ईएमएफटी की हैं, ये 2 यूनिट जब खत्म हो जाएंगी तो थर्ड यूनिट से हम लोग एंटीना का पोर्शन शुरू करेंगे। एंटीना आपका शुरू हो जाएगा, एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन, जो कि थर्ड यूनिट से है। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो मैं अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ। वीडियो आप लोग सभी लोग देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, मैंने अभी ऑब्जर्व किया है। अगर नहीं देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एक बार में नहीं सब चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है। रेगुलर आपको पढ़ाई करना है तभी चीज़ें समझ में आएंगी। रेगुलर आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। हम तो नोट्स ये वाले शेयर ही करेंगे सारे जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास नोट्स हैं। ये शीट हम आपको पूरी भी ये वाइट बोर्ड वाली शीट शेयर करेंगे, लेकिन आप लोग को खुद से भी ध्यान देना है। ठीक है। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीज़ें? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, सभी लोग अपना अपना रोल नंबर पे हमको अपना बताइएगा। ठीक है। 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Yes. 63, Present, sir. 63. 64, कौस्तुभ 65, Yes, sir. 66, Yes, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir, 68. 69, Present, sir. 69. 70, Present, sir. 71, 72, Present, sir. 72. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Yes, sir. 76, sorry 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Yes, sir. 83, Yes, sir. 84, Yes, sir.
85, Present, sir. 86, Present, sir. 87, 87, Present, sir. 88, 88, 89, 89, 90, Yes, sir. 91, Present, sir. 92, 92, 93, Present, sir. 94, 95, Present, sir. 94 है रक्षा, सॉरी रचिता, 96, 99, Present, sir. 100, Present, sir. 1, Present, sir. 2, रिया नहीं है, 3, सॉरी 4, Present, 5, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, 11, 12, sorry 13, 14, Present, sir. 15, Sir, 14 present. लगा दिया बेटा, 15, 16, Present. So 16 present. 17, Yes, sir. 17, 17. Yes, sir. 18, शिव कुमार पाल, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21। Present, sir. मैं एब्सेंट वालों का तुरंत बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 64, 79, 88, 89, 92, Sir, 89 present. ओके, 92 एब्सेंट है, 94, 96, 102, 107, 110, 111 और शिव कुमार पाल। ठीक है। हाँ, एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि इस बार जो है आप लोग के सरप्राइज जो हैं वो सब एक्चुअली थेरेटिकल बेस्ड होने हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड ले लिए हैं, तो हो सकता है कि मैं थेरेटिकल बेस्ड भी लूँ। ठीक है, फिर तो अभी बात हो रही है, अगर लेना होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, क्लासरूम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग को अटेम्प्ट करना होगा। उसमें एक एक, जैसे पहले होता था आप लोग यहाँ पे कॉलेज में देते थे, एक एक क्वेश्चंस के 4-4 सेट बनते थे, तो वैसे ही आपको लिख के उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, गूगल ड्राइव में। ठीक है, क्लासरूम पे। तो Okay, sir. तो ये अगर मतलब अभी आया है हमारे पास इंस्ट्रक्शन, तो ऑब्जेक्टिव वाला ना होके शायद ये वाला फॉलो होगा, तो इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं आप लोग को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हम शेयर करेंगे तो आप लोग वही वाला करिएगा, लिख लिख के आपको शेयर करना है, अपने नाम, रोल नंबर एंड सो ऑन सो। ठीक है, जो भी पेज पे लिख के उसको शेयर करना होगा। देन आई विल चेक एंड यू विल, आई विल अपडेट द मार्क्स एंड यू विल चेक। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो एक गूगल क्लासरूम पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, जिस दिन भी होना होगा वो शेड्यूल और सब कुछ बता देंगे आपको पेशेंट से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर थैंक यू।